सो ये सरकार रिपीट नहीं, ये सरकार डिलीट होने वाली है। तो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ना कि परिवारवाद की राजनीति। पूरा का पूरा चंबल के अंदर हर तरह का कानून का उल्लंघन हुआ। 1400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कौन देगा उसका हर्जाना? उस समय भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था, भ्रष्टाचार के ऊपर तहकीकात करनी जरूरी नहीं थी। आप तो पार्टी प्रेसिडेंट थे, आप भूल गए उस समय कि मुख्यमंत्री बना दिए इनको अपनी अपनी जगह। जो लूटना है लूटो, जो करना है करो, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा के रखो। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। चेहरों की जो बात हो रही है, राजस्थान लूटा ही तो चेहरे के चक्कर में है। उस चक्कर में 4.5 साल निकल गए और राजस्थान बर्बाद हो गया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खासखबर.com में खास बातचीत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। कुछ दिनों बाद ही आचार संहिता लगने वाली है। राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और वोटर भी कहीं ना कहीं अपना मन बना रहा है। तो आज इस विशेष बातचीत में हमारे साथ बात करने के लिए उपलब्ध हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे राठौड़ साहब कि आपने परिवर्तन यात्राओं के माध्यम से, अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से और पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से आप पूरे राजस्थान में घूमे हैं, फील्ड में गए हैं, सब जगह से आपने फीडबैक लिया है और आपने पूरी की पूरी इसको जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको भी आपने करीब से देखा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका जोश कैसा है और वो चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? गिरिराज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और आपने जो प्रश्न पूछा, राजस्थान के अंदर एक हुजूम सा उठ रहा है और धीरे धीरे ये मोबिलाइजेशन हो रहा है। क्या है, चुनाव का जो वातावरण वो धीरे धीरे खड़ा होता है। चुनावी वातावरण ज्यादा जल्दी भी खड़ा हो जाए तो भी दिक्कत रहती है कि उसको मेंटेन करके रखना। तो अभी जो हमारी परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं वो बिल्कुल सही मौके पे, सही अवसर पर, और जो रिस्पॉन्स है जनता का वो बहुत बढ़िया आ रहा है। जब आप उन लोगों की आंखों में देखते हैं तो एक चमक दिखाई देती है, एक होप दिखाई देता है, एक आने वाले समय के लिए एक विश्वास उनकी आंखों में दिखता है। लोग दुकानों से बाहर निकल कर आते हैं तुरंत जैसे ही यात्रा वहां से निकलती है। जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक तो हैं ही, लेकिन खास तौर से जो जनता जो घरों में भी बैठी है वो ये जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नया युग है राजनीति का, न्यू इंडिया जो बनाने का है, वो न्यू इंडिया हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगले 25 साल भारत किस तरह से तैयार हो, जिसके अंदर राजस्थान भी शामिल है, उसकी एक कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं। और जो हमारी कल्पना है, हम उस कल्पना के दिशा में क्या राजस्थान को ले जा सकते हैं और कौन ले जा सकता है उस दिशा के अंदर। वैसे व्यक्ति, वैसी लीडरशिप जिसमें हमें विश्वास होता हो कि हाँ, इन्होंने जो काम करा हुआ है वो बहुत बढ़िया काम करा हुआ है, इनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो हमें इन पे विश्वास है। वो एक माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, ये जो चुनावी जो माहौल है इस सड़कों पे साधारण व्यक्तियों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी के मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो चंद्रयान की उपलब्धि हो, चाहे वो जनधन खाते खोलने की हो, या और बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने जो भाजपा ने अर्जित की हैं। तो जो विधानसभा का चुनाव है, इन उपलब्धियों के आधार पर विधानसभा के चुनाव में मतदाता जो भाजपा को वोट देगा, तो इसको देखते हुए आपको परिवर्तन यात्राओं से मतदाताओं का क्या मूड लग रहा है? देखिए, हर व्यक्ति, हर परिवार आगे बढ़ना चाहता है। हर परिवार ये चाहता है कि जो सुविधाएं हो, सार्वजनिक सुविधाएं हो, पब्लिक सर्विसेज, यूटिलिटीज जो हो वो अच्छी हो, उससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, एजुकेशन हो, ये सब बेसिक नेसेसिटीज में आ जाता है। ये सारी पब्लिक सर्विसेज आसान हो चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो। अब ये सब होने के बाद आज व्यक्ति चाहता है कि अब ये तो फाउंडेशन है, ये तो बुनियादी सुविधाएं, अब इसके आगे हम आगे बढ़ने के लिए क्या हो सकता है। उच्च शिक्षा हुई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुए, फिर आपकी इंडस्ट्रीज हुई जो तभी आएंगी
जब एक माहौल वहां पे सही होगा। उस इंडस्ट्रीज के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इंडियन इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे राज्यों से इन्वेस्टमेंट हो, सरकार जो बुनियादी ढांचा ऐसा तैयार करे कि ये सब लोग आकर्षित हो वहां पर। उसके बाद आता है कि आपकी जो समस्याएं खड़ी होती हैं, जो लैंड की समस्या हुई, जो झगड़े विवाद चलते हैं, उनका जल्दी निपटारा हो। ये सारी की सारी चीजें एक साधारण नागरिक चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पारदर्शी तरीका है प्रशासन का, उसके अंदर अधिकारी महत्व नहीं रखते, जनता महत्व रखती है। तो उस दिशा में काम हो रहा है। तो इसीलिए आज साधारण व्यक्ति यही चाहता है कि पिछले 4.5-5 साल होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, जो भी पब्लिक सर्विस थी, जो भी जिन भी चीजों की मैंने अभी चर्चा करी, उनका तो भट्टा बैठ गया है बिल्कुल। और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी पे होता है, क्योंकि वो जिस तरह का सुशासन पूरे राष्ट्र में गुजरात में लेकर आए हैं, उस पर विश्वास होता है। तो उस दिशा में हमारे को राजस्थान में भी काम करना है। जैसा आपने बताया कि अभी परिवर्तन यात्राओं में जो जिस तरह से भीड़ आ रही है और जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, अभी बीच में और जो भी कार्यक्रम हुए हैं बीजेपी की सभाएं, उनमें जो भीड़ आ रही है, उस भीड़ को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या राजस्थान की जनता इस बार बीजेपी को मौका देगी? 100%। और हालांकि ये निर्णय तो जनता का है, लेकिन मुझे विश्वास है, दो तरह से विश्वास है। एक तो हुआ प्रधानमंत्री जी की जो काम करने का तरीका है, जो संक्षिप्त में कहूं तो रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, ना कि परिवारवाद की राजनीति। आप किसी परिवार से हैं, आपके सरनेम कोई है, आप कहीं से आते हैं, उससे आप लीडरशिप नहीं कायम कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि मैंने ये काम करा, तो चाहे अलग अलग लेवल की जो लीडरशिप है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। सो लीडरशिप, काम करके दिखाइए। दूसरी बात है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह का कुशासन हुआ है, चाहे वो युवा वर्ग को ले लीजिए, उनके जो आगे बढ़ने के जो अपॉर्चुनिटीज थी वो सारी खत्म हो गई। इम्तिहान जो देते थे, पेपर लीक हुए, अनाप शनाप पेपर लीक हुए, 18 बार हुए, एक अपने आप में इंडस्ट्री बन गई। कॉलेजेस जो हैं, क्या कॉलेजेस हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या नए कॉलेजेस आ रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं आ रहे। केंद्र सरकार बना रही है अब हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, केंद्र सरकार ने मेडिकल सीट्स डबल कर दी, लेकिन राज्य सरकार ने क्या करा? तो ना बेसिक एजुकेशनल कॉलेजेस, ना प्रोफेशनल कॉलेजेस। आप जो प्राइवेट भी कॉलेजेस हैं, क्या उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस आए और यहां पर बनाएं और हमारे बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए सुविधा दें? जो अकेडमीज हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बच्चों को आज की तारीख में अलग अलग इम्तिहान की तैयारी कराते हैं, आपने देखा इनके बयान क्या है कि सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं, वो समस्या है सुसाइड की, तो उसका समाधान क्या निकाला? बैन कर दो इनको। एक मंत्री कहते हैं कि इनको तो बैन कर देना चाहिए, एक मंत्री कहते हैं इनको तो लट से मैं ठीक कर दूंगा। अब इस तरह के लोग तो मंत्री हैं इस सरकार के अंदर, तो उनसे क्या उम्मीद करी जा सकती है? बच्चे चाहते हैं हम आगे बढ़े, उनको अवसर देने की जरूरत है। ये तो एक उदाहरण दिया मैंने। आप किसान ले लीजिए, आप महिला ले लीजिए, किसानों की यहाँ बाजरा की खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बाजरा एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाजरे की मार्केटिंग करी पूरी दुनिया के अंदर, उसको यूनाइटेड नेशन से अप्रूव करवा दिया, एक पूरा ईयर ऑफ मिलेट करवा दिया, जहां किस तरह से ये सुपर फूड है, श्री अन्न है, उसको पूरी दुनिया के सामने मार्केट करा। लेकिन जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, उन किसानों को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ कि वो उस मिलेट को, उस बाजरे को आगे तक पहुंचा सके, मार्केट तक पहुंचा सके। राज्य सरकार ने एमएसपी पे खरीदा नहीं। पानी की जब बात करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज होता है। फर्टिलाइजर की बात करते हैं, जो केंद्र सरकार से फर्टिलाइजर आते हैं, वो फर्टिलाइजर सही मात्रा में किसानों तक पहुंच नहीं पाते, उसकी लूट हो जाती है, बीच में ही लूट लिया जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण है कि कुछ मंत्री जो इस सरकार में बैठे हुए हैं, उनका जन्मदिन था, उस जन्मदिन पे सारा फर्टिलाइजर एक जिले का उनके घर पे लाकर डिस्ट्रीब्यूट करा। मेरा जन्मदिन है, मैं बांटूंगा। तमाशा है, आपकी खुद की जेब से थोड़ी ना ये तो पूरी देश की जनता के लिए। ऐसे ऐसे उदाहरण है। सो युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, महिला दुष्कर्म में आज राजस्थान नंबर 1 है। हर रोज इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेंगी। महिला की सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल जीरो हो गए, यहां तक कि संवेदनशील भी नहीं है। मतलब एक टहलती महिला को अगवा कर लिया जाता है, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। 2 दिन पुरानी घटना है भीलवाड़ा की, उसको छुपाया जाता है। पुलिस एक ट्वीट करती है
कि ये जो है घटना ये गलत है, पीड़िता झूठ बोल रही है, सिर्फ इसलिए कि उनका नेता जो ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आकर यहां चमक सकें। और जब वो चली जाती हैं तो फिर वो सच को छुपा नहीं सकते, तो कहते हैं हाँ वाकई में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। तो ये संवेदनशीलता भी नहीं है। उनके मंत्री का बयान तो बड़ा इनफेमस हो गया कि मर्द हैं इसलिए राजस्थान के अंदर नंबर 1 है रेप में। अब मैं क्या उस बात को दोहराऊं। तो एक भी वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, अलगाववाद यहां बढ़ गया। पीएफआई जो पूरी देश के अंदर बैंड है संस्था, उस पीएफआई को यहां पर पुलिस प्रोटेक्शन में मार्च कराया जाता है। अब इससे ज्यादा और क्या तुष्टीकरण हो सकता है। तो हर तरह से राजस्थान बर्बाद है। तो एक तरफ राजस्थान की बर्बादी हुई है, दूसरी तरफ एक विश्वास वाले प्रधानमंत्री हैं, उनके काम करने का तरीका, हम राजस्थान के अंदर भी उसी तरीके से काम करते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड से काम करवाते हैं। वो कितना फायदा लोगों को पहुंचा रहे हैं, सेवा भाव आपकी क्या है, उसको देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी जो एक बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाती है कि वर्तमान सरकार में बहुत काफ़ी करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है। सचिवालय से भी के पास जो बिल्डिंग आई की, वहाँ से भी नगद रुपए और सोना मिला था। और जो कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया था पिछले दिनों, आपको ध्यान होगा कि वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, और उसको लेकर के उन्होंने आंदोलन भी किया था, पद यात्रा भी की थी। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि उसमें जो है क्या वाकई इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया? सबसे पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो वसुंधरा जी का नाम लेकर जो बात करी गई, ये जिस व्यक्ति ने करी वो तो पार्टी प्रेसिडेंट थे उस समय जब चुनाव हो रहा था, लेकिन अपने मैनिफेस्टो के अंदर इतनी महत्वपूर्ण बात आपने मैनिफेस्टो में नहीं डाली। कमाल हो गया। इसका मतलब महत्वपूर्ण नहीं था उस समय, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था, भ्रष्टाचार के ऊपर तहकीकात करनी जरूरी नहीं थी। आप तो पार्टी प्रेसिडेंट थे, आप भूल गए उस समय क्योंकि मुद्दा ही नहीं था। लेकिन जब आपकी सत्ता पूरी हिल गई, आपको जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिला, तो फिर आपने उठा दिया। उस समय क्यों नहीं उठाया? और वो भी आपने 3 साल बाद उठाया, या जो भी जितना भी समय निकला, काफी समय निकला। उससे पहले तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आपने उस समय भी नहीं उठाया। आपने जो कह रहे हैं कि मैं उठा रहा था, कहां लिखित में आपने दिया? आपने जो पत्र लिखित में दिया वो तो अभी दिया था, कई साल बाद में। सो मुद्दा नहीं था। अब आपको राजनीति चमकानी थी, कारण तो ढूंढना ही होता है राजनीति के अंदर। तो ठीक है, आपने ढूंढा, आप करिए अपने जो करना है आपको, लेकिन मुद्दा नहीं था। होता तो पहले ही उठा लेते। अब मैं आता हूं, आपके राजस्थान के अंदर जो सरकार है कांग्रेस की, वो हर तरफ से खनन हो उसके अंदर हो रहा है, माफिया हो रहा है, आपके पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक किनकी एकेडमीज चल रही हैं, किसके पास ये पैसा पहुंच रहा है, किसको फायदा हो रहा है, इसकी तहकीकात कौन कर रहा है? आप खुद ही कर रहे हैं। कमाल है। मतलब चोरी जहां हो रही है वहां पर तहकीकात भी वही कर रहे हैं। आपने सीबीआई को अंदर आने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। जरूरी नहीं था क्या? एक पेपर लीक था, 2 थे, नहीं 18 पेपर लीक थे, और 2-4 युवाओं का मामला नहीं था, 40 लाख से ज्यादा युवाओं का मामला था। और ऐसा भी नहीं है कि उनके बैंक में खूब पैसा है तो बार बार कोचिंग कर लेंगे, बार बार ट्यूशन कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो 200-300 साल जीने वाले हैं कि 4-5 साल इधर उधर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। बर्बाद कर दिए, एक पूरी पीढ़ी बर्बाद कर दी, उनका पैसा बर्बाद कर दिया। उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? प्यादे पकड़ रहे हैं आप 2-4, अभी तक तहकीकात भी नहीं हुई इसकी पूरी। जिस बंदे को पकड़ रहे हैं वो बोल रहा है अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी, तो उसको छोड़ दिया आपने। आपने जो आरपीएससी है, आपका रिक्रूटमेंट का बोर्ड है, उसमें जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां हैं, उसकी जिम्मेदार कौन है? गहलोत साहब आप खुद हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तो आप नहीं करें, वही पकड़े जा रहे हैं, वही 18 लाख मांग रहे हैं, 5-5 लोग उसके अंदर नाम आ रहे हैं। तो ये आरपीएससी है या ये आपका रिक्रूटमेंट का कोई स्कैम का अड्डा है? तो आप ये तो एक उदाहरण हुआ। तो माइनिंग हो, चाहे पेपर लीक हो, या फिर आपके जितने भी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, अलग अलग विधायकों को आपने खुली छूट दे रखी है, तो वो सब जनता देख रही है हर तरह से। और कहीं पे भी जनता का सुख, जनता का दुख देखने वाला कोई नहीं है। एक परिवार अपने घर वालों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है सारी बुद्धि एक ही परिवार में हो गई, सुनते हैं एक ही परिवार वाले सारे आरएस में पास हो गए, बाकी सब छूट गए। तो अनेकों उदाहरण है जिसके अंदर जो जिस तरह की लूट राजस्थान में मची हुई है वो लोगों के सामने आनी ही चाहिए। अब ये रिवर फ्रंट का देख लीजिए, ये जो
कोटा के अंदर अभी रिवर फ्रंट, बिल्कुल ताजा ताजा मामला है, कोटा का रिवर फ्रंट 1400 करोड़ रुपए लगा दिए, रिवर फ्रंट बना दिया, लेकिन उद्घाटन नहीं कर सकते। क्यों? चोरी करी क्या कोई? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। कई सारे कानूनों का उल्लंघन करा कि रात को 2:30 बजे ट्वीट करना पड़ता है मुख्यमंत्री को कि मैं इसमें नहीं आ रहा, मेरी कोई बहुत महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम आ गया। महत्वपूर्ण कार्यक्रम नहीं आया, मुख्यमंत्री जी सचेत हो गए कि कोई कुछ मंत्रियों ने मिलकर यहां घोटाला कराया 1400 करोड़ का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान ले लिया है। आपका एक 7 वंडर्स का पार्क बनाया गया, करोड़ों रुपए उसके अंदर लगे, उसके लिए अंदर भी एनजीटी ने कह दिया तोड़िए इसको, उल्लंघन हुआ है। वो करोड़ रुपए जो खर्च हुए कौन देगा? आपकी जेब से लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए? आपकी तनख्वाह में से निकालने चाहिए? आपकी प्रॉपर्टी में से जब्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा आपने लगा दिया। उसके पता नहीं कितने किकबैक हुए होंगे। फाइलों के अंदर जाना बहुत जरूरी है, उन सभी फाइलों को देखना बहुत जरूरी है। अधिकारियों ने क्या लिखा था उसके ऊपर, किसने उनको ओवर रूल करा, क्या कारण था कि ये जो बेसिक रूल्स हैं वो उनका पालन नहीं हुआ। आप साधारण नागरिक जब अपना घर बनाते हैं तो बड़ी चिंता और सचेत होकर बनाते हैं कि भाई जेडीए का कानून ना टूटे, हाउसिंग बोर्ड का कानून ना टूटे, और अगर थोड़ा सा भी उल्लंघन हो जाता है तो इंस्पेक्टर आते हैं, आपकी दीवार गिरा देते हैं। और यहां देखिए पूरा का पूरा चंबल के अंदर हर तरह का कानून का उल्लंघन हुआ, 1400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कौन देगा उसका हर्जाना? तो तहकीकात होनी चाहिए इन सब चीजों के ऊपर। आपने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं और आपने जो गिनाए हैं, तो इस सब के बीच में जैसा कि आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है बार बार एक दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार रिपीट हो रही है। उन्होंने इतनी शानदार योजनाएं दी हैं, चाहे स्मार्टफोन की योजना हो, चाहे फ्री बिजली की योजना हो, चाहे चिरंजीवी बीमा योजना का पैसे बढ़ाने की बात हो, तो वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार 100% जो है रिपीट हो रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी कैसे उसको फेस कर रही है? अच्छा, मुझे आप बताइए, कोई डकैती करे और फिर डकैती के बाद आपको बोले चलिए डकैती का ये 2% हिस्सा आप रख लीजिए, तो आप बोलेंगे ठीक है डकैतों का स्वागत है? आप बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज किसी दूसरे के घर में डकैती पड़ी है, कल को आपके घर में डकैती पड़ेगी, क्योंकि इनको तो आदत हो गई है डकैती की। सो ये सरकार रिपीट नहीं, ये सरकार डिलीट होने वाली है, और ऐसी डिलीट होगी जैसे कांग्रेस के हर जगह से पांव उखड़ते जा रहे हैं, यहां इनके भी पांव उखड़ने वाले हैं हर तरह से। जैसे आपने अभी बताया कि महिलाओं पर अत्याचार बहुत हुआ है, रेप के मामले बहुत बड़े हैं, राजस्थान नंबर 1 हो गया है। इसमें पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि जो रेप के मामले हैं उसमें आधे से ज़्यादा झूठे, महिलाएं झूठे मामले दर्ज कराती हैं। तो इसको आप किस रूप में लेंगे, क्या करें? अब वही मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि ऐसे असंवेदनशील बयान आते हैं कि अभी अभी मैंने भीलवाड़ा का उदाहरण दिया, उसको भी झूठ बोल दिया और 4-5 घंटे में वापस भी स्वीकार कर लिया कि नहीं मामला सही है, क्योंकि पॉलिटिकल इनको अपनी जीत दर्ज करनी थी एक सीमित समय के लिए। तो ये तो पॉलिटिकल बयान देते हैं कि अरे अब बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि हम तो एफआईआर ज्यादा करा रहे हैं। एफआईआर ज्यादा कहां करा रहे हैं? आपके एक जिले के अंदर कम से कम 2-3 हजार ऐसे केस हैं जो कोर्ट में जाकर दर्ज हुए हैं, कोर्ट में गए तब जाकर एफआईआर हुई है। आपके भरतपुर के अंदर 15% केस ऐसे हैं जो कोर्ट में गए फिर एफआईआर हुई है। आपके उदाहरण है जो करौली के अंदर जिस लड़की को अगवा करा गया, वो अगले दिन उसकी लाश मिली, गोली मारी, उसको दुष्कर्म हुआ, एसिड फेंका, कुएं में फेंका, न जाने क्या क्या करा उसको मारने के लिए। उसके परिवार वाले पुलिस में गए, पुलिस थाने में गए कि हमारी बेटी को ढूंढ लीजिए। पुलिस वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अगर उस समय एफआईआर दर्ज हो जाती, हो सकता है वो बच्ची बच जाती। ऐसे अनेकों केस हैं। अच्छा, जो अब ये बात कर रहे हैं कि जो रेप विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, ये कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, आधे इनमें से झूठ बोल रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि जो बाकी आधे हैं वो तो परिवारजन ही दुष्कर्म कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब मैं तो इसमें बरी हो गया क्योंकि झूठ बोल रहे हैं या परिवार वाले कर रहे हैं। ऐसे गृह मंत्री होते हैं क्या? ऐसे चलती है क्या? इसलिए सत्ता में बिठाया क्या आपको? तो ना एफआईआर हो रही है जो ये ढकोसला कर रहे हैं, दुष्कर्म बढ़ चुके हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं, और कोई भी राज्य हमारे आसपास भी नहीं है। हम किन चीजों में नंबर 1 हो रहे हैं? राजस्थान। हमें किन चीजों में होना चाहिए, हम कहां हो रहे हैं? हम पीने का पानी घर घर जो पहुंचाना है नल द्वारा, उसमें पूरे देश में लास्ट है। जहां नंबर 1 होना चाहिए था राजस्थान को, वहां लास्ट है। जहां लास्ट होना चाहिए वहां नंबर 1 है।
और फिर बोलते हैं कि हम रिपीट होंगे। राठौर साहब, जैसे कि अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, आचार संहिता लगने वाली है और चुनाव में सभी दल कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, सरकार अपना घोषणा पत्र लेकर के जाती है, तो भाजपा के पास ऐसे 3-4 मुद्दे क्या होंगे जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे, जिनके आधार पर बीजेपी चुनाव में जाएगी और उनको लगेगा कि जनमत हासिल होगा? राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है, चाहे जल जीवन मिशन से कनेक्टेड हो या पेपर लीक से कनेक्टेड हो या जो इलीगल खनन माफिया है उससे कनेक्टेड हो, इन सब की तहकीकात होगी और जो इसके अंदर गुनहगार होगा उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पूरी की पूरी इंक्वायरी होगी, क्योंकि जनता का पैसा है, इसको मिसयूज करा गया है। तो भ्रष्टाचार हो गया। दूसरा है अपराध। राजस्थान में अपराध चरम पर है, उस अपराध को रोका जाएगा। जनता को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है और खास तौर से महिलाओं को, हमारे देश की आधी ताकत, राजस्थान की आधी ताकत महिलाएं हैं और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर एक सुरक्षित वातावरण के अंदर मिलना, यह जिम्मेदारी सरकार की है, इसको पूरा करना जरूरी है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। राजस्थान के अंदर बेरोजगारी की जो दर है वो 32% है। जब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी पहले, तब 3.2% था। आज की तारीख में 32% है। देश के अंदर सबसे ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान के अंदर है। जो गहलोत साहब जोर जोर से कहते थे कि मैं करीब 1 लाख नौकरी लगवाऊंगा, वो 1 लाख नौकरियां नहीं, वो उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियां लगवा रहे हैं, संविदा पे नौकरी लगा रहे हैं। 300 रुपए प्रतिदिन, वो तो दिहाड़ी में मिलता है, वो नौकरियां लगवा रहे हैं। और अभी जो ये दुरुपयोग करना चाह रहे हैं सरकारी पैसे का, कम से कम 50,000, क्योंकि चुनाव सर पर है, 50,000 महात्मा गांधी प्रचारक लगाने की बात हो रही थी, जिनको 4,500 रुपए ऐसा कुछ देने की बात थी। 50,000 पूरे राजस्थान में लगा रहे। कौन है ये लोग? कि क्या क्राइटेरिया है इनका? कोई एग्जाम है? नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोर्ट ने ये जब सुना तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर लगा दिए रोक कि ये गलत है, ये सरकार के राजस्थान के पैसे का दुरुपयोग है। तो सरकारी तंत्र को पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके जो विधायक हैं, आप सब जानते हैं कि विधायकों को तो मानो खुली छूट मिली हो, जो प्रशासनिक अधिकारी चाहिए, जो पुलिस अधिकारी चाहिए, जैसा करना है आप करिए। इसीलिए तो जनता कह रही है कि मुख्यमंत्री बना दिए इनको, अपनी अपनी जगह। जो लूटना है लूटो, जो करना है करो, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा के रखो, वफादारी वहां पे रखो। तो इनका लक्ष्य क्या हो गया? इतना सीमित, इतना छोटा लक्ष्य हो गया, सत्ता में बने रहो, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करो। इसलिए इनको जनता ने चुन के भेजा है क्या? तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, और ये तो नेगेटिव मुद्दे हैं। हम जो काम देश की सरकार में कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं, अनेकों काम हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं। चाहे वो किसान हो, सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है, कोई बिचौलिया नहीं। चाहे वो एक साधारण युवा हो, उसके लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, अनेकों योजना। और अभी 17 तारीख को एक और लॉन्च होने वाली है योजना, विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री जी उसको अनाउंस करने वाले हैं। शानदार योजना। ये सीधे सीधे पैसा बैंक से उन लोगों के पास, युवाओं के पास पहुंच रहा है जो काम करने चाहते हैं। तो राज्य सरकार कहां खड़ी है उनके साथ? केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। जिनके पास घर नहीं थे, उनके मकान बन रहे हैं पीएम आवास के अंदर। और कोरोना काल के अंदर इतनों की नौकरी चली गई, कोई भूखा नहीं सोया। 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, परिवार में प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और दाल उनको मिल रही थी। तो ये माहौल तभी हो सकता है जब देश के अंदर, राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार हो। तो हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं और जनता आज विश्वास भी करती है हमारे ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने जैसे डबल इंजन की सरकार की बात की, अब एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी में तो जो है दूल्हों की बारात है, कई दूल्हे हैं वहाँ पर। और जैसे कि वैसे भी हम जनरली सोचते हैं, तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के लिए मोदी जी का चेहरा नज़र आता है, तो आदमी वहाँ सोचता है कि हाँ ये चेहरा है। इसी तरह जब राज्य विधानसभा का चुनाव होता है तो आदमी, जो वोटर है, वो कहीं ना कहीं मन में उसके ये होती है कि मेरा मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो इस समय बीजेपी चूंकि कमल के फूल पे चुनाव लड़ रही है और ये कहा है कि कमल का फूल ही हमारा जो चेहरा है, तो आप क्या कहेंगे कि बीजेपी की ओर से जब सत्ता में आ जाएगी या मान लो सत्ता हासिल हो जाएगी, तब कौन यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो चेहरों की जो बात हो रही है, राजस्थान लुटा ही तो चेहरे के चक्कर में है। ये जो कांग्रेस के अंदर कौन सा चेहरा ज्यादा मजबूत रहेगा, उस चक्कर में 4.5 साल निकल गए और राजस्थान बर्बाद हो गया। कितने विधायक कौन से चेहरे के पीछे हैं, कितने विधायक कौन से चेहरे के पीछे। ये चेहरे की लड़ाई के अंदर जनता का चेहरा भूल गए जिनको सत्ता में बिठाया था। अब चेहरे का मतलब क्या होता है? चेहरे का मतलब होता है कि आपका एक तरह से सिंबॉलिक लीडर, आपका दिशा क्या है। अब एक तरह से संक्षिप्त रूप में क्या बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से जनता का भला करेंगे। संक्षिप्त रूप में हमारा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी है। बस एक बार मोदी जी का चेहरा देखिए, वो राजनीति, वो सुशासन हम राजस्थान के अंदर लेकर आएंगे। ये चेहरे का मतलब होता है। अब कांग्रेस के अंदर कौन सा चेहरा है, ये कौन सी दिशा में चलेंगे? राहुल गांधी की दिशा में, या इनके जो 4-5 लीडर हैं यहां पर उनकी, या फिर खड़गे साहब की? कौन सी दिशा में चलेंगे? इनकी लीडरशिप को डिफाइन, परिभाषित कौन सा चेहरा कर रहा है? कि मैं एक चेहरा देखूं, मैं एक साधारण नागरिक हूं राजस्थान का, मैं चेहरा देखता हूं और उससे मेरे परिभाषित हो जाता है कि इनकी दिशा ये है। कौन सा चेहरा है कांग्रेस के अंदर? तो हमारा चेहरा तो एक ही होगा। परिभाषित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है, डिफाइन करता है कि हम क्या है। उसके बाद में हम मेरिट कार्ड पे, रिपोर्ट कार्ड पे काम करते हैं कि काम करके दिखाइए कि जनता के लिए क्या सुविधाएं बनाई जा रही हैं। आप अधिकारियों से काम करवाइए, आप सरकार को चलवाइए, दौड़ाइए। जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उस तरह से राज्य सरकार काम करनी चाहिए। तो ये तो सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, ये किसी वंशवाद वाली पार्टी में नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आपने एक जो रिपोर्ट कार्ड की जो बात करी थी, उसमें एक सवाल और मेरे को याद आया कि पिछले दिनों बीजेपी की ओर से पूरे प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्राएं निकाली गई थी, जिसमें बहुत सारी लोगों की समस्याएं इकट्ठी की गई थी और ये कहा गया था कि हम सरकार को इसका एक बड़ा ज्ञापन देंगे या चुनाव में उसका कुछ करेंगे। तो उसका क्या रहा उसमें? मैनिफेस्टो कमेटी हमारी है, उस मैनिफेस्टो कमेटी के पास ये सारी की सारी जन आक्रोश के जो पत्र हैं वो आएंगे, उसका समाधान निकाला जाएगा और जनता से जुड़ा हुआ एक घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र तैयार होगा। बीजेपी की जो योजनाएं होती हैं वो हमेशा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, धरातल से जुड़ी हुई योजनाएं होती हैं, क्योंकि आप ही से ये सारे संदेश आते हैं। राज्य सरकार को देने का कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार तो उल्टी गिनती शुरू है, कांग्रेस जाने वाली है और आप सबके आशीर्वाद से भाजपा आने वाली है। हमें तैयारी करनी है कि आगे हमें किस तरह से इस पूरे प्रदेश के अंदर सुशासन लाना है। उदाहरण देता हूं, कांग्रेस सरकार ने 2018 में अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी की योजना लेकर आई। अब जो पार्टी, मुझे बताइए गिरिराज जी, जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में योजना ही बेरोजगारी की बनाए, वो रोजगार दे सकती है क्या? कोई रोजगार का कोई योजना थी, बेरोजगारी की योजना थी। और बेरोजगारी की भी योजना के अंदर उन्होंने, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में ना हर वादे पे एक स्टार लगा दे कि नीचे हमारी शर्तें पढ़ लीजिए, क्योंकि हर उनके वादे पे एक शर्त होती है। तो उनकी घोषणा पत्र में तो उन्होंने कह दिया कि बेरोजगारों को हम इतना पैसा देंगे, बेरोजगारी भत्ता। बाद में जब चुनाव जीत गए तो कहते हैं कि एक तो 2 साल के लिए देंगे, एक उम्र इतनी होनी चाहिए, दूसरा मंत्रालय में आके काम करिए तब देंगे। और मंत्रालय में आने जाने के अंदर ही पेट्रोल का पैसा इतना खर्च हो जाता है जितना आप 300 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं। तो कौन सा बेरोजगारी भत्ता हुआ ये? तो ये शर्तें छुपा के लगाते हैं। जैसे किसानों का 1 से 10 तक गिनती करेंगे, सबके वेवर हो जाएंगे। जब जीत के आ गए तो बोलिए शर्त पड़िए नीचे, हमारी शर्तों के हिसाब से काम होगा। मोदी जी ऐसा काम नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। सरलता और स्पष्टता रहती है बीजेपी की। बोला राम मंदिर हटेगा तो राम मंदिर हटा, 370 हटेगी तो धारा 370 हटाई। बोला गरीबों का आवास, जिनके पास पट्टा नहीं है, सर पे छत नहीं है, उनका आवास बनेगा तो बन रहे हैं, लाखों करोड़ों मकान बन रहे हैं। तो उसी तरह से कोई भूखा नहीं सोएगा तो सबके पास प्रधानमंत्री अन्न योजना से राशन पहुंचा। अनेकों योजनाएं, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंच रहा है।
केवाईसी, अपनी केवाईसी कराइए ताकि पैसा चोरी ना हो और सीधा आपके खाते के अंदर पैसा पहुंच रहा है। तो जो कहते हैं वो करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। अच्छा, एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल एक और है कि जब विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं तो आमतौर पर जो एनडीए के घटक दल हैं वो राजस्थान में अब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना पार्टी आ गई है, आपके जो है और जो पार्टियां हैं वो भी आ रही हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या सीटों का बंटवारा उनसे होगा? देखिए, जो एनडीए के साथी हैं वो हमारा शीर्ष नेतृत्व अपने आप लीडरशिप जो हमारी है उनके साथ बातचीत करके तय करेगी और कैंडिडेट ऐसे होंगे हमारे जो जनता की सेवा कर सकें, जो जीत सकें, सेवा कर सकें। तो ये हमारा पार्टी का इंटरनल मैटर होगा कि किस तरह से सीट शेयरिंग होनी है। वैसे समस्या नहीं है राजस्थान के अंदर ऐसी कोई, हम किसी को साथ लेंगे तो मुझे लगता है उसी भाईचारे, उसी मित्रता की वजह से लेंगे क्योंकि वो हमारे एनडीए के पार्टनर हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि राठौड़ साहब के जवाब से और उनके बयानों से जो है काफ़ी कुछ स्थिति क्लियर हो चुकी है और आपको भी बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आगे हम इसी तरह की चर्चा और विशेषज्ञों के साथ करते रहेंगे और एक्सपर्ट्स को लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा खासखबर.com।